दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका वर्धा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज अटलांटिक महासागर की प्रमुख रूप से ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराओं का अध्ययन करेंगे और सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कोई भी एग्ज़ाम हो। दोस्तों ये जो जलधाराएं हैं ये कैसे उत्पन्न होती हैं इनको जानेंगे और एक मानचित्र के द्वारा इनको समझेंगे। तो दोस्तों जैसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसको कहा जाता है परिभ्रमण। तो परिभ्रमण जब होता है तो होता क्या है कि जैसे ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ, और जब पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है तो इसकी जो ये विषुवत रेखा है, जो बीच का भाग है ये विषुवत रेखा है ये। और ये जो विषुवत रेखा है, होता क्या है कि जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है तो पृथ्वी ठोस है और इस पर जो जल है वो तरल है। तो जल जो है इसके साथ इतनी तीव्र गति से बराबर घूम नहीं सकता, तो जल क्या होता है वो पीछे की ओर इस पर गति करने लगता है। अगर पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है तो जल जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर बहने लगता है। तो उससे क्या होता है कि पूरी पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर पूर्व से पश्चिम की ओर धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिसे विषुवतीय जलधारा कहा जाता है। तो दोस्तों यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखेंगे मानचित्र में अटलांटिक महासागर में कैसे ये धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक मानचित्र के द्वारा इसको देखेंगे, बनाएंगे। दोस्तों ये जो हम लोग देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, इसके बीच का ये जो भाग है ये है अटलांटिक महासागर। दोस्तों होता क्या है कि यहाँ से गुजरती है विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। और इसी विषुवत रेखा पर अभी जैसे हमने बताया पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ, तो इसी विषुवत रेखा पर पूरब से पश्चिम की तरफ धारा उत्पन्न होती है, जल धारा। ये देखो पूरब से पश्चिम की तरफ ये जो जलधारा है इसे उत्तरी विषुवतीय जलधारा कहा जाता है। अब चूंकि अटलांटिक महासागर में ये उत्पन्न होती है तो इसको कहेंगे उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा। तो जो गर्म जलधारा है ये गर्म जलधारा है, क्योंकि विषुवत रेखा जो है ये गर्म क्षेत्र है, पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है। तो यहाँ पर यह धारा उत्पन्न होती है और विषुवत रेखा के उत्तर में है, इसलिए इसको उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा कहते हैं। दोस्तों जलधाराएं जो उत्पन्न होती हैं इनके और भी कारण हैं। एक तो पृथ्वी का परिभ्रमण यानी कि अपने अक्ष पर घूमना, दूसरा समुद्र में जो है जल घनत्व तो अलग अलग होना, कहीं पर जल घनत्व तो अधिक है, कहीं पर जल घनत्व तो कम है। तीसरा कारण जो है यहाँ पर वायुदाब है, कहीं पर वायुदाब निम्न है, कहीं पर वायुदाब उच्च है, ये भी जलधाराओं के उत्पन्न होने का कारण है। और अगला जो कारण है वो ये है कि जो है महाद्वीपीय तटीय जो बाधाएं हैं, जैसे अगर कोई जलधारा यहाँ पे आ रही है और ये तट से टकराएगी तो ये दो भागों में बट जाएगी, यानी कि एक नई धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो महाद्वीपीय तटीय बाधा भी जलधाराओं के उत्पन्न होने के लिए जिम्मेदार है। तो ऐसे अनेक कारण हैं जलधाराओं के उत्पन्न होने के, जैसे कहीं पर वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं वर्षा कम होती है। तो वर्षा और कहीं कहीं वाष्पीकरण अधिक है, कहीं वाष्पीकरण कम है, तो उससे समुद्र का तल ऊंचा नीचा हो जाता है, जिससे धाराएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो जैसे कि अब पूरब से पश्चिम की ओर यह धारा उत्पन्न हो जाती है। अब ये जब पूरब से पश्चिम की ओर धारा उत्पन्न होती है तो पूरी विषुवत रेखा पर, चाहे वो प्रशांत महासागर हो, चाहे वो हिंद महासागर हो, चाहे वो अटलांटिक महासागर हो, हर जगह ये धारा पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। तो अभी जो कि उत्तर में है इसलिए उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा।
हम यहाँ पे लिख देंगे उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा। अब ये जलधारा जब पहुँचती है इस जगह पर, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कैरिबियन सागर है। दोस्तों ये कैरिबियन सागर है, कैरिबियाई द्वीप है, यहाँ पर वेस्ट इंडीज है, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। उस जगह जब ये जलधारा टकराती है तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जो है यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं ये, और इसी में जो है एक द्वीप है क्यूबा और एक द्वीप है फ्लोरिडा। दोस्तों ये क्यूबा और फ्लोरिडा के जो है द्वीप से जब टकराती है तो यहाँ पर इसलिए इसको फ्लोरिडा की जलधारा, क्यूबा और फ्लोरिडा के द्वीप के बीच से ये निकलती है, इसलिए इसको फ्लोरिडा की जलधारा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर इसका नाम हो गया फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की जलधारा। अब फ्लोरिडा ये से उत्तरी अमेरिका जो होता है उसका ये भाग, ये फ्लोरिडा का तट है। फ्लोरिडा है एक देश है यहाँ पर, तो फ्लोरिडा द्वीप है और क्यूबा द्वीप के बीच से बहती है, तो फ्लोरिडा की जलधारा कहलाती है। दोस्तों यहीं पर क्या है कि इसको हम लोग जो कैरिबियन सागर है इसको एंटिलीज सागर के नाम से भी जानते हैं, एंटिलीज। इसलिए यहाँ पर क्या है कि ये जलधारा जो है एंटिलीज की जलधारा भी कहलाती है, एंटिलीज की जलधारा। तो देखो दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है, क्योंकि विषुवत रेखा पर है और पूरब से पश्चिम की तरफ। और फ्लोरिडा की जलधारा भी कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, और वही एंटिलीज है। एंटिलीज का सागर भी कहते हैं इस कैरिबियन सागर को, तो एंटिलीज की जलधारा भी गर्म जलधारा है। और दोस्तों उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक उत्तर में जो है विषुवत रेखा के उत्तर में ये जलधाराएं पूरब से घड़ी की दिशा में घूमती हैं, यानी कि क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में ये जलधाराएं घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो कोरियोलिस बल के कारण ऐसा कहा गया, ऐसा कोरियोलिस प्रभाव के कारण ये कहा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं जो है घड़ी की जो है दिशा में घूमती हैं, यानी कि क्लॉकवाइज, तो ये भी घूमेगी क्लॉकवाइज। और जो जलधारा को हम विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ ले जाएंगे, यानी कि उसका एरो अगर ऐसे होगा, ऊपर की ओर जा रही होगी, तो वो गर्म होगी। और जिस जलधारा का एरो विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ ले जाएंगे, वो जलधारा कैसी होगी? ठंडी होगी, क्योंकि ध्रुव जो है वो ठंडे क्षेत्र है और विषुवत रेखा गर्म है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ऐसे, तो वो ठंडी गर्म जलधाराएं होंगी, और जब ऊपर से नीचे की तरफ एरो आएगा, वो जलधाराएं जो है वो ठंडी होंगी, और जो नीचे से ऊपर जा रहे होंगे ये जलधाराएं गर्म होंगी। इसीलिए कहा जाता है निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर कैसी धाराएं होती हैं? तो निम्न से उच्च, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तरफ जाने पर गर्म जलधाराएं, और 90 डिग्री से 0 डिग्री तरफ आने पर ठंडी जलधाराएं होती हैं। तो अब ये एंटिलीज की जलधारा, यही जलधारा जब मैक्सिको की खाड़ी में पहुंचती है यहाँ पर, तो अब ये घड़ी की दिशा में घूम जाएगी, और मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पर ये मैक्सिको की खाड़ी है, और मैक्सिको की खाड़ी में जब ये जलधारा पहुँचती है तो गल्फ मतलब खाड़ी, तो इसको गल्फ ऑफ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम। तो गल्फ ऑफ स्ट्रीम यानी कि गल्फ की धारा भी है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम की धारा है, वही धारा गर्म जलधारा गल्फ ऑफ स्ट्रीम की जलधारा कहलाती है। और दोस्तों यही जलधारा यहाँ पर जब पहुँचती है नॉर्थ अमेरिका के जो है पूर्वी तट पर, तो यहाँ पर ये पछुआ पवनों के कारण इसका बहाव जो है 40 डिग्री पर पूरब की तरफ हो जाता है। ये देखो पूरब की तरफ हो जाता है, इसको कहते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। अब दोस्तों ये कैसा होगा? ये भी गर्म होगा, क्योंकि ये जलधारा एक गर्म जलधारा का साइकिल ही बन रहा है, और ऐसे बढ़ते हुए ये पहुंच जाती है आगे नॉर्वे के तट पर। दोस्तों जब ये नॉर्वे के तट पर, अब देखो एरो ऊपर की ओर जा रहा है तो गर्म होगी, और इसको कहते हैं नॉर्वेजियन की जलधारा, नॉर्वेजियन की जलधारा। तो ये भी कैसी होगी? गर्म होगी। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि इसकी एक शाखा जो है, यहाँ पर क्या है कि ग्रीनलैंड है, जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, ये ग्रीनलैंड के पास यहाँ पर ये एक धारा इसकी और ऊपर की ओर चली जाती है, इसको कहते हैं इरमिंगर की जलधारा, इरमिंगर की जलधारा। ये भी कैसी है? गर्म जलधारा है।
और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि ये जो नॉर्वेजियन की जलधारा, इरमिंगर की जलधारा, फिर जो है इधर से अब ऊपर से धारा आएगी। यहाँ पर एक बहुत ही ठंडी जलधारा है, बेफिन की खाड़ी से होते हुए आती है। इसको कहते हैं लेब्राडोर की जलधारा। लेब्राडोर की जलधारा, ये देखो उत्तरी ध्रुव से आ रही है ना। तो ये कैसी होगी, ये ठंडी होगी बेफिन की खाड़ी से होते हुए, और ये आकर के गल्फ ऑफ स्टीम से जो है दोनों मिल जाती हैं। यहाँ पर गल्फ ऑफ स्टीम कैसी है, बहुत ही गर्म जलधारा है, और लेब्राडोर बहुत ही ठंडी जलधारा है। और दोनों जब यहाँ पर मिलती हैं तो ये जो क्षेत्र है ये पानी नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि गर्म पानी और ठंडा पानी मिलता है तो मछलियों के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान होता है। इसको डागर बैंक या ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर ये जो है आइसलैंड एक द्वीप है, तो यहाँ पर इसलिए अब ये और ये ग्रीनलैंड है, तो यहाँ पर एक और धारा आती है ऊपर से, ठंडी धारा, जिसको कहते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, क्योंकि ग्रीनलैंड के पूरब में है इसलिए इसको कहते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। आइसलैंड है इसलिए यहाँ पर कहते हैं आइसलैंड की जलधारा, आइसलैंड की जलधारा। तो इस तरह से ये जो ऊपर से नीचे आ रही हैं, लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है। और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है ये है बिस्के की खाड़ी, ये जगह, और बिस्के की खाड़ी में ये जलधारा ऊपर से आती है, ये जलधारा, और बिस्के की खाड़ी में चली जाती है, जो कि हमारा पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, उसके बीच में ये बिस्के की खाड़ी है। यहाँ पर जो जलधारा आती है और एक जलधारा जो है ये नीचे आ जाती है, ये अफ्रीका के पास, तो इसको कहते हैं कनारी की जलधारा, कनारी की जलधारा। तो ये कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, कनारी की जलधारा ठंडी जलधारा है। और जो बिस्के की खाड़ी में आती है इसको कहते हैं रेनेल की जलधारा, रेनेल, ये कैसी है, ठंडी, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर एरो बनाया गया है बिस्के की खाड़ी में जो जाती है। तो दोस्तों देखो, लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा, रेनेल की जलधारा बिस्के की खाड़ी में ठंडी जलधारा, और कनारी की जलधारा ठंडी जलधारा। और फिर देखो यही आकर के उत्तरी अटलांटिक विसुवती जलधारा में मिल जाती है, और फिर ये एक जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का साइकिल जैसा बन जाता है घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज। और इसके जो बीच का भाग है इसको सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सारगैसम नामक घास पाई जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को जाना, और इन जलधाराओं का बहुत प्रभाव होता है जहाँ पर क्योंकि ये ठंडे क्षेत्र हैं, जब ये गर्म जलधाराएं यहाँ पहुँचती हैं, जैसे मान लो ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है आप ध्यान से देखिए तो पूरे यूरोप के ऊपर चला गया, तो ये यूरोप के ऊपर चला गया तो क्या होता है कि यूरोप को इसे यूरोप का कंबल भी कहा जाता है, क्योंकि यूरोप एक ठंडा देश है, और जब एक गर्म जलधारा उसके ऊपर पहुंचती है तो वहाँ पर एक बहुत ही सुखद मौसम का अनुभव होता है उन क्षेत्रों में, जैसे चरागाह के मैदान हैं, अंगूर की फसलें हैं, ये सब बर्फ़ से ढकी होती हैं। तो जब एक गर्म जलधारा पहुँचती है तो वो सब मैदान जो है खाली होने लगते हैं, अच्छा उनके लिए अनुभव होता है, क्योंकि बर्फ़ जो है वो फसलों से हटने लगती है। तो इस तरह से, और इनका बहुत प्रभाव होता है, जैसे किसी क्षेत्र से अगर ठंडी जलधारा जा रही है तो फिर वहाँ पर क्या होता है, एक मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर कनारी की जलधारा आ गई तो यहाँ पर भी एक जो है मरुस्थल का निर्माण हो गया, जैसे कि एटलस है ना। अब देखेंगे जैसे सहारा, बहुत बड़ा सहारा मरुस्थल का निर्माण हुआ है, उसके पीछे क्या है, कनारी जलधारा का बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ भी ठंडी जलधारा जाएगी वो उस क्षेत्र को जो है शुष्क कर देती है, वहाँ पर एक मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। और गर्म जलधारा जब जाती है तो वहाँ पर वो तापमान को बढ़ा देती है, ठंडी जलधारा जाती है तो तापमान को घटा देती है। तो इनसे बहुत प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये इस तरह से उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो है ठंडी और गर्म जलधाराएँ हो गई। अब हम लोग दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को देखते हैं। तो देखो जिस तरह से दोस्तों ये उत्तर में जो है पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाह हो रहा है, उसी तरह से दक्षिण में भी ऐसे ही होता है। पूरब से पश्चिम की तरफ जो धारा बह कर के आती है उसको कहते हैं दक्षिणी
अटलांटिक विसुवतीय जलधारा कैसी होगी? विसुवत शब्द लगा है तो कैसी होगी दोस्तों? गर्म होगी। कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा होगी। और फिर ये आती है यहाँ पर, तो ब्राज़ील का ये जो तट है इससे टकराती है और यहाँ घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगी, तो ब्राज़ील के तट से टकरा करके यहाँ पर इसका नाम पड़ जाता है ब्राज़ील की जलधारा। एकदम सिंपल है। कैसी होगी? गर्म जलधारा होगी। और फिर ये जो है अर्जेंटीना है, तो यहाँ पर इसलिए इसको अर्जेंटीना की जलधारा भी कहते हैं। इसी को हम अर्जेंटीना की जलधारा भी कह सकते हैं। तो अर्जेंटीना की जलधारा कैसी होगी? गर्म जलधारा होगी। और दोस्तों यहाँ पर एक द्वीप है टेरा डेल फिगो द्वीप। कौन सा द्वीप? टेरा डेल फिगो द्वीप। और इधर से एक धारा आती है दक्षिणी, जो नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है, दक्षिण ध्रुव है, इधर से एक जलधारा ये आती है और ये जलधारा जो है ठंडी जलधारा है। इसको कहते हैं फॉकलैंड की जलधारा। फॉकलैंड की जलधारा। अब दोस्तों देखो, जैसे यहाँ पर क्या था कि गल्फ ऑफ स्टीम गर्म जलधारा थी और लेब्राडोर ठंडी जलधारा थी, दोनों मिली तो ये एक मछलियों के लिए उपयुक्त स्थान हुआ। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर होता है। फॉकलैंड जो है ठंडी जलधारा है और जो ब्राज़ील और अर्जेंटीना की जलधारा है गर्म, दोनों जैसे ही मिलती हैं तो ये जो स्थान है ये मछलियों के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान होता है। कुहासा जैसा यहाँ पर छा जाता है। तो ये पूरे हर जगह होता है। जैसे प्रशांत महासागर में क्यूरोसियो और ओयोसियो जब मिलती हैं तो वहाँ भी यही स्थिति बनती है और वहाँ पे समुद्री जीव पाए जाएंगे, मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि वो जल जो है एक सामान्य तापमान होता है, ना बहुत ठंडा होता है ना बहुत गर्म होता है। अब दोस्तों इसी तरह से ये जो है, अब यहाँ पर वही चीज़ होगी। जैसे 40 डिग्री पर ये पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण पश्चिम से पूरब की तरफ चली गई थी यही धारा, उसी तरह से यहाँ पर होगा। पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण 40 डिग्री पर ये धारा जो है, अब ये इसका प्रवाह इस तरफ हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। जैसे ये फॉकलैंड की जलधारा और अर्जेंटीना ब्राज़ील की जलधारा जब मिली तो पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण इनका प्रभाव जो है पश्चिम से पूरब की तरफ और घड़ी की विपरीत दिशा में, क्योंकि ये कोरियोलिस बल के कारण जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें धाराएं घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती हैं। और यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे, चूँकि नीचे अंटार्कटिक है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो कहेंगे दक्षिणी अंटार्कटिक प्रवाह। अंटार्कटिक प्रवाह, ठीक है। और ये चूँकि अब ठंडा क्षेत्र है, नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो यहाँ पर ये जलधारा जो है ठंडी जलधारा होगी। और इसके बाद जो है ये जाकर के आगे यहाँ पर ये अफ्रीका का जो यहाँ पर एक पॉइंट है बेंगुला, बेंगुला के पास पहुँचती है तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाएगी, ये देखो। और यहाँ पर इसका नाम होता है बेंगुला की जलधारा। अब दोस्तों बेंगुला की जलधारा अफ्रीका के पास पहुंचती है तो कैसी है? ठंडी। अब देखो जैसे ही ये बेंगुला की जलधारा अफ्रीका के तट पर पहुंची तो ठंडी जलधारा अफ्रीका के कहाँ पर? जो इसका जो पश्चिमी तट है। और इसीलिए यहाँ पर देखो नामीब मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है। मरुस्थल का निर्माण हुआ किसके कारण? ठंडी जलधारा के कारण। अब ये ठंडी जलधारा जो है आगे बढ़ेगी और यहाँ पर आकर के ये जो है, ये देखो, ये गिनी के तट तक आ गई। कहाँ आ गई? गिनी के तट। ये गिनी के तट पर आ गई। अब यहाँ पर दोस्तों एक ऐसी घटना होती है, आप देखेंगे कि जैसे ये उत्तरी अटलांटिक विसुवतीय जलधारा पूरब से पश्चिम की तरफ, दक्षिणी अटलांटिक विसुवतीय जलधारा पूरब से पश्चिम की तरफ ऐसे बह रहा है जल अटलांटिक महासागर में। लेकिन जब ये जल ऐसे बह रहा है तो क्या होता है कि यहाँ से जल बैक भी होता है। यहाँ पर आकर के जब ये इस तट से टकराता है तो बैक होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक जलधारा उत्पन्न होती है, ये देखो विपरीत, यानी कि इस जो डोल्ट्रम क्षेत्र है 0 से 10 इधर 0 से 10 इधर, उसके बीच में दो जलधाराएं तो बह रही हैं पूरब से पश्चिम की तरफ, लेकिन उसके बीच में जो है विपरीत जल का बहाव हो जाता है पश्चिम से पूरब की तरफ। ये देखो, इसलिए इस बीच वाले हिस्से को कहते हैं विपरीत विसुवतीय अटलांटिक जलधारा या विपरीत विसुवतीय जलधारा, जो कैसी होगी? गर्म होगी, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र गर्म है। और यही जाकर के यहाँ पर गिनी के तट से देखो टकराती है, तो इसलिए इसको यहाँ पर गिनी की जलधारा कहा जाता है। ये गिनी की खाड़ी है अफ्रीका में, तो इसलिए इसको गिनी
की जलधारा कहते हैं। तो गिनी की जलधारा कैसी होगी दोस्तों? गिनी की जलधारा गर्म जलधारा होगी जो विपरीत विसुवतीय जलधारा से उत्पन्न हुई और गिनी की खाड़ी से वो जल जब टकराया तो वहाँ पर उसको गिनी की जलधारा कहा गया और ये बेंगुला की जलधारा जाकर के उसमें मिल गई गिनी की जलधारा में। तो गिनी की जलधारा कैसी है? गर्म है। और बेंगुला की जलधारा कैसी? ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पर भी जो है दोस्तों मछलियों के लिए कैसा स्थान हुआ? उपयुक्त स्थान हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं जो कि क्लॉकवाइज घूम रही हैं। बहुत ही आसान है, आप एक बार रिवाइज करिए हमारे साथ। और जो जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ एरो बने हैं वो कैसी हैं? गर्म हैं। और जिन जलधाराओं का एरो ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आ रही हैं वो कैसी हैं? ठंडी हैं। ये स्वाभाविक है। और इधर घड़ी की दिशा में, इधर घड़ी की विपरीत दिशा में। तो देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, नंबर 1 उत्तरी अटलांटिक विसुवतीय जलधारा, नंबर 2 फ्लोरिडा की जलधारा, नंबर 3 एंटीलीज की जलधारा, नंबर 4 गल्फ स्ट्रीम की जलधारा और नंबर 5 उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और नंबर 6 नॉर्वेजियन की जलधारा और इर्मिंगर की जलधारा। ये सब एक ही जलधारा है, इसलिए ये सभी कैसी हैं? नाम इनके बदलते गए। ये गर्म जलधाराएं हैं। और ठंडी जलधाराओं में लेब्राडोर की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, आइसलैंड की जलधारा और रेनेल की जलधारा, कनारी की जलधारा, ये कैसी हैं? ठंडी जलधाराएं हैं। और इस तरह से उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक साइकिल का निर्माण हुआ घड़ी की दिशा में। ऐसे ही दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दक्षिणी अटलांटिक विसुवतीय जलधारा पूर्व से पश्चिम गर्म है, फिर ब्राज़ील के तट पर आई तो ब्राज़ील की जलधारा, फिर अर्जेंटीना की जलधारा। तो ये कैसी जलधाराएं हैं? गर्म जलधाराएं। फिर नीचे से फॉकलैंड की जलधारा ठंडी है। दक्षिणी अंटार्कटिक प्रवाह कैसा है? ठंडा है। बेंगुला की जलधारा कैसी है? ठंडी है। और गिनी की जलधारा कैसी है? गर्म है। और इन दोनों के बीच उत्तरी अटलांटिक विसुवतीय जलधारा और दक्षिणी अटलांटिक विसुवतीय जलधारा के बीच एक विपरीत प्रवाह उत्पन्न हुआ जिसको कहा जाता है विपरीत विसुवतीय जलधारा। तो दोस्तों इस तरह से ये अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को आज हमने आपको बताया। दोस्तों अगर आप लोग इस मैप से इसको समझ लेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों ऐसे ही हम आपके लिए जो है प्रशांत महासागर का और हिंद महासागर का वीडियो बनाएंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।